तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वज़ीर मूवी जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की स्टोरी इतनी अंडररेटेड और सस्पेंस से भरी है कि हमें मूवी के लास्ट के 15 मिनट्स में ही पूरी कहानी समझ आ पाती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये मूवी बॉलीवुड की बेस्ट थ्रिलर मूवीज़ में टॉप 3 में तो बिल्कुल है। बात करें रेटिंग्स की तो IMDb पे वज़ीर को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज़ पर ये मूवी 56% फ्रेश है विथ 53% ऑफ ऑडियंस स्कोर। दोस्तों फिल्म की मेन कास्ट में अमिताभ बच्चन एंड फरहान अख्तर हैं और फिल्म को बिजॉय नाम्बियार ने डायरेक्ट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो पहले मैं आपको मूवी के कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो इस कहानी में एक डिफेंस ऑफिसर होता है जिसका नाम दानिश है और उसकी वाइफ का नाम रूहाना है। दानिश और रूहाना की बेटी का नाम नूरी होता है। तो यहाँ मूवी स्टार्ट होती है और दानिश अपनी बेटी और पत्नी के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। यहाँ गाड़ी में उसकी पत्नी के घुंघरू टूट जाते हैं क्योंकि वो एक डांस टीचर थी। तो वो एक दुकान पर उन्हें ठीक कराने के लिए रुक जाती है और दानिश भी वहीं गाड़ी रोक देता है और अपनी बेटी से बातें करने लगता है। यहाँ अब दानिश को गाड़ी में सवार एक टेररिस्ट रमीज़ दिखाई देता है जो इंडिया में था। तो वो फ़ौरन गाड़ी से उसका पीछा करता है और अपने जूनियर ऑफिसर सरताज को भी फ़ोन पर रमीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तभी रमीज़ की गाड़ी एकदम से रुकती है और दानिश पर नॉन स्टॉप फायरिंग होने लगती है। दानिश भी डिफेंस में फायर करता है और थोड़ी देर बाद टेररिस्ट वहां से भाग जाते हैं। पर यहाँ दानिश को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि बैक सीट पर बैठी उसकी बेटी नूरी के गोली लग जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है पर नूरी की मौत हो जाती है। दानिश नूरी की बॉडी को दफन करता है और इस हादसे के बाद उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद हो जाता है। अब रूहाना भी सदमे में होती है और दानिश से बोलना बंद कर देती है। तो दानिश अपने जूनियर सरताज के यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहने को चला जाता है। अब यहाँ सरताज को SP रमीज़ की लोकेशन बता देता है जो बात दानिश भी सुन लेता है। यहाँ डिफेंस डिपार्टमेंट चाहता था कि इस टेररिस्ट को ज़िंदा पकड़ा जाए बट यहाँ दानिश अकेला ही रिवॉल्वर लेकर रमीज़ को मारने चल पड़ता है। यहाँ दानिश के सपोर्ट में डिफेंस फोर्स भी आ जाती है। अब यहाँ रमीज़ गाड़ी लेकर भाग रहा होता है पर तभी दानिश उसकी पूरी गाड़ी गोलियों से उड़ा देता है। देन वो फाइनली रमीज़ को भी मार देता है। दोस्तों वैसे तो दानिश ने सही किया पर उस एक टेररिस्ट से पूछताछ करके दूसरे लोगों के बारे में भी पता चल सकता था, पर अब तो दानिश ने उसे मार दिया था। इसीलिए डिफेंस फोर्स दानिश को ऐसा बिना ऑर्डर के करने के लिए सस्पेंड कर देती है। अब दानिश नूरी की कब्र के आगे बैठकर रो रहा होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका था। यहाँ तक कि वो सुसाइड करने ही वाला होता है तभी वहाँ एक गाड़ी हॉर्न ब्लो करती और दानिश पर हेडलाइट डालने से दानिश रुक जाता है। अब दानिश होश में आता है और बंदूक को फेंक देता है। खैर अब सीन चेंज होता है और दानिश देखता है कि उस गाड़ी में से किसी का पर्स गिर गया है। तो वो नेक्स्ट डे पर्स लौटाने पर्स के ओनर यानी ओमकार नाथ जी के घर पहुंच जाता है। दोस्तों ओमकार नाथ जी बच्चों को चेस खेलना और एक्टिंग करना सिखाते थे और वो चल नहीं सकते थे इसलिए इलेक्ट्रिक चेयर यूज़ करते थे। मोर ओवर उनकी बेटी का नाम नीना था जिसकी पिछले साल मौत हो चुकी थी। अब यहाँ ओमकार जी दानिश को अपने प्ले के बारे में और अपनी बेटी नीना के बारे में बताते हैं जिसकी पिछले साल सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन को याद रखना क्योंकि ये मूवी इसी बात पर आगे चलेगी। तो यहाँ ओमकार जी नूरी की मौत पर दुख जताते हैं और दानिश पर कल रात हेडलाइट डालने के लिए माफ़ी मांगते हैं। अब दानिश ओमकार जी से पूछता है कि आप नूरी को कैसे जानते हैं। तो ओमकार जी कहते हैं कि वो मेरे यहाँ चेस सीखने आती थी। अब दानिश जाने लगता है तो ओमकार जी कहते हैं कि यहाँ आते रहिएगा, आपको नूरी का होना यहाँ महसूस होता रहेगा। अब ओमकार जी कहते हैं कि हम दोनों का वक्त एक जैसा ही है तो हमें साथ रहकर शतरंज खेलकर अपने गमों को भुलाना होगा। अब दानिश ओमकार जी के घर अगले दिन जाता है जहां एक छोटी सी बच्ची ही उसे चेस में हरा देती है। अब ओमकार जी दानिश की गलत चेस मूव्स वापस ले लेते हैं पर दानिश कहता है कि नहीं, हम कभी अपनी चालें वापस नहीं ले सकते। पर ओमकार जी हंसकर कहते हैं कि ज़िंदगी और शतरंज में केवल ये एक ही फ़र्क है, ज़िंदगी में हम अपने किए कामों से नहीं बच सकते पर शतरंज में ऐसा करना जायज़ है। अब दानिश धीरे धीरे चेस खेलना चालू कर देता है। एक दिन रात में ओमकार जी दानिश को हाथी के बारे में बताते हैं।
दोस्तों इस डिटेल को भी आप याद रखना, एंड में हम इस पर चर्चा करेंगे। ओमकार जी कहते हैं कि यूँ तो ये हाथी बड़ा चुप रहता है, पर अगर इसके आगे का प्यादा यानी सिपाही या फिर मर जाए किसी के द्वारा तो ये पागल हो जाता है। अब थोड़े टाइम बाद दानिश चेस में एकदम परफेक्ट हो जाता है और उसकी ओमकार जी से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब ओमकार जी दानिश से पूछते हैं कि रमीज़ को मारकर कैसा लगा, तो दानिश कहता है कि बड़ा सुकून मिला। अब ओमकार जी भी कहते हैं कि मुझे भी बड़ा सुकून मिले अगर मैं यज़ाद कुरैशी को मार दूं। दानिश के पूछने पर ओमकार जी बताते हैं कि नीना वेलफेयर मिनिस्टर यज़ाद कुरैशी की बेटी को शतरंज सिखाने जाती थी। पिछले साल यज़ाद कुरैशी के घर पर नीना की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। लेकिन आगे ओमकार जी ये भी कहते हैं कि जब मैंने नीना की लाश और यज़ाद कुरैशी की आंखें देखी तो साफ़ हो गया कि एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था बाय यज़ाद कुरैशी। अब ओमकार जी की बातें सुनकर दानिश यज़ाद कुरैशी के पास्ट के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि यज़ाद कुरैशी और उसकी बेटी रूही को एक आतंकी हमले में इंडियन आर्मी ने बचा लिया था। वो सिटीजन्स थे। मोर ओवर इस हमले में वो और उसकी बेटी ही बच पाए, बाकी सभी लोगों को टेररिस्टों ने मार दिया था। उसके बाद यज़ाद कुरैशी ने अमन की बात की और 8 साल में वेलफेयर मिनिस्टर बन गया। अब दानिश का फ्रेंड सरताज उसे समझाता है कि नीना की डेथ केवल एक एक्सीडेंट है और ये केस रीओपन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दानिश को ओमकार जी की बातों पर पूरी तरह भरोसा हो गया था। अब दानिश सीधा यज़ाद कुरैशी के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां दानिश का सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है। अब यज़ाद कुरैशी दानिश को शाबाशी देता है क्योंकि दानिश ने जिस रमीज़ को मारा था उसी रमीज़ ने यज़ाद कुरैशी के पूरे गांव को मार दिया था। एक्चुअली वो टेररिस्ट अटैक उस रमीज़ नहीं करवाया था। अब यज़ाद कहता है कि किस्मत ने ओमकार जी के साथ बहुत बुरा किया है। पहले उनके पैर चले गए, उनकी बीवी चली गई और अब उनकी बेटी भी चली गई, जिसके कारण उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब दानिश को उसके सीनियर यज़ाद से क्वेश्चनिंग करने के लिए डांटते हैं। अब दानिश और ओमकार जी वापस शतरंज खेलते हैं। ओमकार जी दानिश को रूहाना से सुलह की बात कहते हैं क्योंकि नूरी की डेथ के बाद वो दोनों अलग हो गए थे। अब ओमकार जी दानिश से कहते हैं कि इस ज़िंदगी के खेल में हारने वाले की ही जीत होती है। दोस्तों इस लाइन पर हम एंड में बात करेंगे, इसको भी आप याद रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अब ओमकार जी रूहाना के घर पहुंच जाते हैं और उससे अपने डांस प्ले में हेल्प करने के लिए कहते हैं क्योंकि रूहाना एक डांस टीचर जो थी। पहले तो रूहाना मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। अब दानिश स्कूल में यज़ाद की बेटी रूही के पास पहुंच जाता है। दानिश रूही से पूछता है कि नीना की मौत के टाइम वो कहाँ थी। तभी हमें रूही के माइंड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसे रोता हुआ यज़ाद कुरैशी खिड़की से देख रहा होता है। रूही दानिश को कुछ बता पाए इससे पहले ही उसकी टीचर उसे वहाँ से ले जाती है। अब ओमकार जी दानिश और रूहाना में सुलह करवा देते हैं बाय हिज इमोशनल स्टोरीज़। यहाँ यज़ाद कुरैशी रूही से दानिश के बारे में पूछता है कि क्या तुमने दानिश को कुछ बताया। यहाँ में कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं पर रूही मना कर देती है कि उसने कुछ भी नहीं बोला। अब ओमकार जी डीसीपी की ऑफिस धरना देकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो लोग नीना का केस बंद कर रहे थे और इसे एक्सीडेंट बता रहे थे, बट ओमकार जी अभी भी नीना की मौत को मर्डर ही बताते हैं। यहाँ अब ओमकार जी इंसाफ नहीं मिलने पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और यज़ाद कुरैशी की गाड़ी पर जूता फेंक देते हैं। लिटरली ही वॉज ब्रोकन। अब रात को दानिश के पास ओमकार जी की मकान मालकिन का कॉल आता है और वो उसे फ़ौरन घर आने को बोलती है। दोस्तों यहीं से रियल स्टोरी चालू होता है। दानिश फ़ौरन ओमकार जी के घर पहुंचता है जहां ओमकार जी बुरी तरह से घायल थे। दानिश के पूछने पर वो बताते हैं कि यज़ाद कुरैशी के भेजे आदमी वज़ीर ने उनकी ये हालत की है। यहाँ में वज़ीर का विजुअल दिखाया जाता है जिसमें वो ओमकार जी को डरा धमका रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में ओमकार जी के घर पुलिस आ जाती है और वो वज़ीर का स्केच बनवाते हैं। अब ओमकार जी दानिश से कहते हैं कि अगर मुझ जैसे लंगड़े प्यादे को कुछ हो गया तो मेरा दोस्त बादशाह को छोड़ेगा नहीं। खैर अब दानिश को रात में वज़ीर का कॉल आता है कि वो कहता है कि बॉम्ब बनाना काफ़ी आसान है, मैं भी एक बना रहा हूँ आपके दोस्त के लिए। तभी दानिश उठकर ओमकार जी के घर जाता है बट ओमकार जी सही सलामत थे और अब दानिश यज़ाद कुरैशी का फ़ोन टैप करता है जिस पर वज़ीर फ्राइडे शाम को काम करने को बोलता है। दोस्तों आज भी फ्राइडे ही था और शाम का समय हो रहा था। दानिश फ़ौरन गाड़ी दौड़ाता है। अब वो वज़ीर के नाम पर गलत आदमी को पकड़ लेता है। तभी उसे वज़ीर का कॉल आता है और वो कहता है
कि गलत आदमी पकड़ लिया आपने। अब वज़ीर अपना थैंक यू नोट मांगता है। एक्चुअली थोड़े वक्त पहले ओमकार जी ने दानिश को कहा था कि वो वज़ीर को एक थैंक यू नोट भेजे, क्योंकि उसकी वजह से उनको नई व्हील चेयर मिल पाई थी। अब वज़ीर कहता है कि मैं वहीं मौजूद था पर आप मुझे देख नहीं पाए। देन वो कहता है कि मुझे पकड़ने की बजाय अपने दोस्त को संभालिए। अब ओमकार जी बच्चों को प्ले की रिहर्सल करवा रहे होते हैं। अब दानिश ओमकार जी को घर छोड़ने आता है, पर वो जैसे ही गेट ओपन करता है तो वहाँ एक सिस्टम सेट था, जिससे गेट खोलते ही ऑटोमेटिक म्यूज़िक सिस्टम चालू होता है और वज़ीर की रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसमें वो कहता है कि बुड्ढे को समझा ले दानिश। तभी वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। यहाँ ब्लास्ट से पूरा चेस बोर्ड जल जाता है, सिवाय वज़ीर के। अब दानिश वज़ीर के मैसेज को पढ़ता है, जिसमें वो बताता है कि आपका दोस्त ओमकार नाथ कश्मीर यज़ाद कुरैशी को मारने जा रहा है, उसे रोक लो। वो वहाँ पर टिकट की कॉपी भी चिपका देता है। अब दानिश ओमकार जी को कन्फ्रंट करता है और उन्हें सेफ़ हाउस ले जाता है, जिससे उन तक वज़ीर ना पहुँच सके। अब दानिश के पास वापस वज़ीर का कॉल आता है और वो कहता है कि आप बुड्ढे को घर तो ले आए, पर उसकी टिकट कैंसिल करना भूल गए। अब उसकी टिकट मैं ही काटूंगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया है। अब दानिश फ़ौरन ओमकार जी को ढूंढने निकलता है और यहाँ ओमकार जी सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। दानिश अपनी मोटरसाइकिल सीधी ओमकार जी की गाड़ी के सामने रोकता है और तभी उसे वज़ीर का कॉल आता है और वो अब की बार सिर्फ 2 शब्द कहता है, खेल ख़त्म। तभी ओमकार जी की गाड़ी में धमाका होता है एंड ही डाइज़। अब दानिश बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि वो यज़ाद कुरैशी से ओमकार जी की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो कश्मीर जाने का डिसाइड करता है। कश्मीर में वो एसपी से मिलता है और यज़ाद कुरैशी को मारने का प्लान बनाता है। अब यहाँ यज़ाद कुरैशी स्पीच देने लगता है। वहाँ दानिश उसे मारने को रेडी हो जाता है। तभी दानिश वहाँ असेंबली में ब्लास्ट करवाता है, जिससे यज़ाद कुरैशी अपने कमरे में चला जाता है। अब दानिश कमरे में घुसकर यज़ाद को बुरी तरह मारता है और वज़ीर को बुलाने को बोलता है। दानिश यज़ाद को बहुत बुरी तरह बीट करता है, फिर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ रूही आ जाती है और यज़ाद को कहती है कि तुम मेरे पापा नहीं हो। इस पर यज़ाद रूही को चुप कराता है। तभी रूही दानिश के सामने सारे पत्ते खोलती है कि यज़ाद कुरैशी असल में एक टेररिस्ट था, जिसने रूही के पूरे परिवार को मार दिया था। पर इंडियन आर्मी को देखकर उसने एक आम आदमी होने का नाटक किया और रूही को अपनी बेटी बना लिया, ताकि वो किसी को कुछ ना बताए और यज़ाद बच जाए। और वो ये भी बताती है कि उस दिन ये सब उसने नीना को बता दिया था, जिसके चलते इज़ाब ने नीना को सीढ़ियों से नीचे गिराकर मार दिया। रूही फाइनली कहती है कि टेररिस्ट अभी भी उनसे मिलने आते हैं। तभी दानिश को वो न्यूज़ याद आती है कि रमीज़ इंडिया किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलने आया था। एक्चुअली वो लीडर यज़ाद ही था, यानी इनडायरेक्टली नूरी की मौत का रीज़न भी यज़ाद कुरैशी ही था। अब दानिश यज़ाद को गोली मार देता है। इस तरह दानिश का बदला पूरा होता है, क्योंकि नीना और नूरी दोनों की मौत की वजह यज़ाद कुरैशी ही था। अब आपको लग रहा होगा कि यह मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो गई और असली राज और सस्पेंस खुल गया। दोस्तों नहीं, सस्पेंस तो अभी और बाकी है। तो अब होता क्या है कि दानिश ओमकार जी का प्ले देखने आता है, तो प्ले की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहाँ स्टार्टिंग में रूहाना कहती है कि ये कोई प्ले नहीं है बल्कि एक पहेली है और शतरंज के अच्छे प्लेयर इस पहेली को ज़रूर समझ पाएंगे। कहानी बताई जाती है कि एक बार एक प्यादा रहता है, जिसे बादशाह बहुत परेशान करता है। तो वो प्यादा अपने भगवान को शिकायत करता है, तो भगवान उसे कहते हैं कि ये प्यादे अपनी चाल सही से चल, धीरे धीरे चल, एक दिन तू वज़ीर बन सकता है। दोस्तों ये सुनकर दानिश चौंक जाता है और उसे वज़ीर नाम की सारी बातें याद आती हैं। दोस्तों यहाँ खुलने वाला है असली सस्पेंस। तो आगे कहानी में प्यादा हाथी से दोस्ती कर लेता है, ठीक उसी तरह जैसे ओमकार जी ने दानिश से दोस्ती की थी। दानिश ये बातें सोचकर हैरान रह जाता है। वो अपनी ही स्टोरी अपने सामने देख रहा था। कहानी में आगे हाथी प्यादे के मरने पर पागल हो जाता है और बादशाह को मार देता है। दोस्तों इसीलिए शुरू में ओमकार जी ने दानिश को हाथी की बात गाड़ी में बताई थी। प्ले में आगे एक डायलॉग आता है कि हाथी को पागल करने के लिए एक प्यादे ने अपनी आखिरी चाल चली और दानिश को ओमकार जी की वो बात याद आती है कि मुझे तुम्हारे रहते कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आगे प्ले में डायलॉग आता है कि प्यादा कुर्बान हो गया पर हाथी ने बदमाश बादशाह को मात दे दी। ठीक उसी तरह जैसे दानिश ने यज़ाद कुरैशी को मारा था, दानिश को ओमकार जी का लास्ट डायलॉग याद आता है कि इस गेम में हारने वाले की ही जीत होती है। जिस तरह ओमकार जी की मौत तो हो गई थी,
यानी हार तो हो गई थी, पर फिर भी उन्होंने यज़्ज़ाद से बदला लेकर जीत हासिल कर ली थी। एक्चुअली यही उस लाइन का मतलब था जो ओमकार जी ने दानिश को शुरू में ही कह दी थी। ये सब देखकर दानिश का दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर ओमकार जी का ये सब प्लान था तो वज़ीर कौन है जिसने उनकी गाड़ी उड़ाई थी। अब दानिश फ़ौरन ओमकार जी की मालकिन के पास पहुंचता है और कहता है कि क्या आपने वज़ीर को देखा था। तो वो कहती है कि एग्जैक्ट ओमकार जी ने देखा था, जब मैं आई तो सब कुछ जल रहा था और वज़ीर जा चुका था। यानी लिटरली तभी मालकिन को ओमकार जी की बात याद आती है कि एक दिन ओमकार जी ने उनसे कहा था कि कोई वज़ीर के बारे में पूछता हुआ आएगा कोई दिन, तो उसे ये दे देना। तो वो एक्चुअली वज़ीर के रूप में एक पेन ड्राइव होती है। अब दानिश पेन ड्राइव लेकर घर पहुंचता है और जब उस पेन ड्राइव को प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि ओमकार जी ने एक वीडियो मैसेज स्पेशली दानिश के लिए रिकॉर्ड किया है। वीडियो मैसेज में ओमकार जी हंसते हैं और हमें सारे सीन रिपीट दिखाए जाते हैं, जहां उस रात कोई वज़ीर उनके घर नहीं आया, बल्कि उन्होंने ही अपने घर पर आग लगाई थी और अपने आप को यानी घायल किया था। यहाँ तक कि दानिश को बार बार फ़ोन भी आवाज़ बदल बदल कर ओमकार जी ही कर रहे थे और उस दिन घर पे भी वो ब्लास्ट ओमकार जी ने ही करवाया था। एट लास्ट वज़ीर कोई था ही नहीं, यानी इस मूवी में कोई वज़ीर है ही नहीं। उस दिन रात को भी ओमकार जी का पर्स गिरा नहीं था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर पर्स वहाँ पर फेंक दिया था। और लास्ट में गाड़ी में भी दानिश को ओमकार जी ने ही कॉल कर प्री रिकॉर्डेड ऑडियो सुनाई थी। दानिश कहता है कि आपने तो क्या बाजी खेली है। अब ओमकार जी कहते हैं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मैं ऊपर रहूँगा, और लास्ट में वो दानिश को अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि वज़ीर मूवी में कोई वज़ीर है ही नहीं, ये बस एक इमेजिनेशन थी जो कि ओमकार जी ने अपना बदला लेने के लिए बनाई थी। ओवरऑल ये मूवी हमें बार बार झटके देती है और आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और इस वीडियो को 50 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि अगली वीडियो आ पाए। साथ ही ऐसी मूवीज़ और चाहिए आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और उसके साइड में बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों इस वीडियो को 50 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स की लूसीफर सहित बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और प्लीज़ यार 50 लाइक्स तो कर ही देना कोई भी हालत में।